जन कह रहे हैं ललन सिंह के ने ये मुद्दा उठाया था, उस पर जवाब तब देंगे जब आप हिमंता बिस्वा शर्मा पर जवाब देंगे। अजय आलोक। देखिए, सबसे पहली बात, मानक एक बात समझना चाहिए कि हम लोग सबको भारतीय संविधान के हिसाब से ही चलते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे, दर्शकों से, कि मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू में जाके ईडी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें। 1999 में जब फॉर्म हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ईडी कोई एफआईआर खुद से नहीं कर सकती है जब तक उसे कहा नहीं जाए। ईडी में कोई डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं कर सकता है, बहुत कर सकता है तो ईडी में चिट्ठी लिख सकता है, ईडी उसको कंसर्निंग एजेंसीज के पास भेजेंगी। अदर एजेंसीज या कोर्ट या सीबीआई या पुलिस के रिकमेंडेशन पे ईडी अपनी कार्रवाई करेगी। नंबर 1, ये भारत का संविधान कहता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे लिखा हुआ है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से तर्क संगत था। पोजिशनिंग करने का अधिकार इस लोकतंत्र में सबको है। आज विपक्ष ने पोजिशनिंग की, अच्छी पोजिशनिंग की, तो पोजिशनिंग की है। मेरा बहुत सरल तरीके से मानना है कि अहंग की लड़ाई हो गई है पार्लियामेंट में। देश की अस्मिता का मामला राहुल गांधी ने उठाया, जब विदेशों में उन्होंने अपमान किया। बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है कि राहुल माफी मांगे। विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस कह रही है कि राहुल के माफी मांगने का सवाल नहीं है, जेपीसी गठन कीजिए। ईडी इसमें चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी जब सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी है और सेबी इसकी जांच कर रही है, अगर कोई इरेगुलरिटी मिलेगी तो वो लोग ईडी को ही डायरेक्ट करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फेमा के एक्ट में अडानी ग्रुप की कार्रवाई की जाए। ये भविष्य में जब भी अगर होना होगा तो होगा, अगर होना होगा तो सुप्रीम कोर्ट की समिति को लगा। आज की तारीख में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मान चुके हैं। 1 मिनट में खत्म कर लूं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। नहीं, आपके बीच दोनों में मान चुके हैं कि दोनों अपनी अपनी मांगों पे रहेंगे। एक भारत की अस्मिता को लेकर कि राहुल गांधी माफी मांगे। दूसरा, जेपीसी की जांच। जेपीसी की जांच का क्या हश्र हुआ आज तक इस देश में, हम सब लोगों ने देखा है। कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा देखा है। 4 से 14 तक 4 जेपीसी बनी, चाहे अगस्ता वेस्टलैंड पे हो, चाहे बोफोर्स पे हो, चाहे किसी चीज पे हो। उसका नतीजा ढाक के 3 पात होता है, क्योंकि जेपीसी में ज्यादातर सदस्य तो सत्ताधारी दल के होते हैं और विपक्ष वहां से भाग जाता है ये कहते हुए कि सत्ताधारी दल हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो पता नहीं जेपीसी की मांग क्यों। तो एक पॉलिटिकल मॉरल विक्ट्री के लिए जेपीसी की मांग करना जायज है, लेकिन जेपीसी से निकलेगा कुछ नहीं, निकलेगा अंडा। सच्चाई यही है कि अब बजट सेशन चलेगा कैसे। अब बजट सेशन वैसे ही चलेगा जैसे पहले का सेशन चलेगा। मुझे लगता है इसमें विपक्ष की हार होगी, क्योंकि विपक्ष अगर नहीं माना, इसी तरह करते रहा, तो अंतिम के 4 दिन जब बचेंगे तो सारे बिल, सारे रेगुलेशंस ऐसी पास करवा लिए जाएंगे, विपक्ष वॉकआउट करेगा। अल्टीमेटली ये विपक्ष सरकार का काम हो जाएगा और ये लोग अब तक सवाल उठा नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्टिव होकर रणनीति विपक्ष को थोड़ी और अपनी ठीक करनी चाहिए। ये ईडी रिप्रेजेंटेशन ये सब सिर्फ पोस्चरिंग है, पब्लिक पोस्चरिंग है, इससे कोई मतलब नहीं है। ईडी ले ही नहीं सकता है कंप्लेन। तो एकदम बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए ईडी का। ठीक है, और मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने कहा राजीव रंजन कह रहे हैं ललन सिंह पर नहीं बोलेंगे जब तक आप हिमंता बिस्वा शर्मा पर नहीं बोलेंगे। लैंड फॉर जॉब स्कैम पर वो नहीं बोलेंगे जब तक आप अपने नेताओं पर नहीं बोलेंगे। अब ये जब तो ये जेडीयू की नई नीति होगी, मुझे नहीं पता इसके बारे में, वो राजीव रंजन जी बेहतर बताएंगे। आज अजय आलोक बड़े चुन चुन के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वजह क्या है? अक्सर तो खुल के बैटिंग करते हैं, खासतौर से तब जब सामने नीतीश कुमार हो या राजीव रंजन हो। आज राजीव रंजन के सामने आने से अजय आलोक मैं तो खुल के क्यों रहे भाई, मैं तो खुल के बैटिंग, अरे बैटिंग करने की क्या, मैं कह रहा हूँ कि जेडीयू की नई नीति होगी भाई। जेडीयू रोज दिन नई नीति बनाते रहती है। अब नीतीश कुमार तेजस्वी का नाम ही नहीं लेते हैं जब छापा पड़ता है। हम क्यों नाम लें उनका जिन पे हो रहा है, जो करवा रहे हैं हम उनका क्यों लें, हमारा इनसे क्या मतलब है। तो जेडीयू तो डायनेमिक पार्टी है ना, प्रोसेस इन इवोल्यूशन है, हर 24 घंटे पे इवॉल्व कर जाती है। तो नई नीति होगी तो उसके बारे में मुझे क्या पता भाई। मुझे लगा कि जब ललन सिंह ने मुद्दा उठाया था तब तो खुद रहे होंगे आप जेडीयू में अजय आलोक, इसलिए मुझे लगा आप तो खुल के बताएंगे कि हाँ हमने उस टाइम ये मुद्दा उठाया था। देखिए ललन सिंह ने, अरे बिल्कुल मुद्दा उठाया था। राजीव जी कितने बार आपके साथ डिबेट पे बैठ चुके हैं। मेरी बात तो छोड़ दीजिए, राजीव जी खुद डिबेट पे बैठ चुके हैं 17 में 18 में। हमने तो केंद्र सरकार से मांग भी की थी 18-19 में कि भाई उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों स्लो एक्शन हो गया, सीबीआई परस्यू क्यों नहीं कर रही है। आपको याद होगा सब चीज। तो लेकिन नई नीति होगी, पार्टी इवोल्यूशन है ना, तो रोज दिन नई नीति आते रहती है, एक के बाद एक डायनेमिक प्रोसेस है। राजीव आज के तारीख में मैं इस डायनेमिक प्रोसेस से देखिए, जिस तरह से मेरे से ज्यादा अवेयर राजीव रंजन, जनता दल यूनाइटेड के बारे में बहुत सारी बातें कही। अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर के डायनामिज्म को लेकर के इनको अगर परेशानी है, नीतीश कुमार जी की छवि को लेकर के अगर इन्हें या समालोचकों को कोई कठिनाई है,
तो वो अपनी जगह पर उनका स्टैंड हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि बिहार की जनता से बेहतर कोई न्यायाधीश नहीं है जिसने बार बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाई, अपना आशीर्वाद दिया। और ये तब मूल्यांकन आप करेंगे जब 2025 में परिस्थितियां 2005 से 20 से उलट गई दिखेंगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं ये मानता हूं कि हिमंता बिस्वा शर्मा या इस तरह के अनेक लोग, शुभेंदु अधिकारी, आप एक ललन सिंह जी के एक कंप्लेन की बात कर रहे हैं, मैं आपको भ्रष्टाचारी नेताओं की लंबी फहरिस्त गिनवा सकता हूं जिनको जैसे ही लोटस लॉन्ड्री में धुलने का अवसर मिला उनके सारे पाप धुल गए, और उसके बाद अब वो किस स्टेज में वो कार्रवाइयां हैं ये बताने की स्थिति में भी कोई आपको प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, ऑल राइट, अजय आलोक खुलकर नहीं बोल रहे, प्रेम शुक्ला शायद खुलकर बोलेंगे। था कि सब बहाना है, मोदी निशाना है। इन लोग को लगता है कहीं ना कहीं से अडानी से मोदी को रिलेट करके, मुझे तो आश्चर्य ये लगता है जब कांग्रेस पार्टी या बाकी विपक्षी ये कहते हैं, अभी राजीव जी कह रहे थे 81,000 करोड़ का कॉर्पोरेट फ्रॉड और भारत की इकोनॉमी शैम्बल्स हो जाएगी, हिल जाएगी। एक अडानी क्या हमारे भारत की इकोनॉमी को चौपट कर सकता है? मतलब क्या सोच देखिए आप। ठीक है, राजनीतिक विद्वेष अपनी जगह पर है, सब अपनी जगह पे है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी भाई साहब, सेबी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है, उसके बावजूद भी लगातार इस तरह भारतीय इकोनॉमी पे सवाल करना, भारत की इकोनॉमी शैम्बल्स हो जाएगी, अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, सेंसेक्स ये हो गया। मतलब नरेंद्र मोदी से दुश्मनी कीजिए लेकिन दुश्मनी को हास्यास्पद मत बनाइए, मेरा ये कहना है। ओके, सुरेंद्र राजपूत, कुछ लॉजिकल एंड में उसके बाद नवल किशोर, सर्वोच्च संवैधानिक सत्ता है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद नवल किशोर आ रहा। आज अजय आलोक ने फिर सही बात कह दी, इनको सब भाजपा वालों की स्थिति हो जाएगी। आप बताइए, उन्होंने कहा अडानी देश नहीं है, अडानी से क्या अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी? तो भाई अडानी का नाम लेने वाली जो 17 जगह पे कैंची चलाई है सदन में, उसको आप रखवा लो ना, कम से कम एक प्रेसिडेंट आ जाएगा। अडानी का नाम सुनते ही मोदी जी भड़क क्यों जाते हैं? अडानी का नाम सुनते ही यहां से लेकर के कलकत्ता, कर्नाटक, हर जगह पे उनके क्या नाम, चेहरे पे उनका एक तनाव सा क्यों आ जाता है? करवा दे जांच अडानी की। आप खुद ही कह रहे हो कि जेपीसी की मांग, जेपीसी का क्या असर हुआ? पिछली सरकारों ने देख लिया, सत्ता पक्ष के लोग होते हैं जेपीसी में, करा दो जेपीसी की मांग, क्या दिक्कत है? और जब यहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफाइड झूठे प्रवक्ता आ रहे हैं जिनको ये नहीं पता कि एक क्या नाम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए लेटर देना, कोई कोर्ट सर्टिफाइड झूठे कांग्रेसी है, कांग्रेसी झूठे हैं, लंपट हैं, भ्रष्ट हैं, चिरकुट हैं, बेशर्म हैं, बेहया है, ये सब में क्या? ओके, अजय आलोक आपका जवाब दे रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। अजय आलोक आपका जवाब दे रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। सर्टिफाइड बेहया। अजय आलोक जवाब दीजिए, संसद में फिर वो नाम क्यों हटा दिया जाता है? सुरेंद्र राजपूत पूछ रहे हैं। मानक, एक मिनट, मानक में नाम हटा दिया जाता है, वो स्पीकर का डिस्क्रिप्शन है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं सुरेंद्र भाई को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जब राज्यसभा में या लोकसभा में जवाब दे रहे थे तो उन्होंने बहुत क्लियरली कांग्रेस की तरफ इशारा करके पूछा था कि भाई आप लोग कहते थे कि भारत बड़ा कमजोर हो गया, भारत की कोई पड़ोसी सुनता नहीं है, न बांग्लादेश सुनता है, नेपाल आंखें दिखाता है, म्यांमार आंखें दिखाता है, पाकिस्तान तो पाकिस्तानी है, चीन हमारी सेना में घुस गया, तो पहले तय कर लो कि भारत कमजोर हुआ कि भारत मजबूत हो गया, कि अब भारत के कहने पे कॉन्ट्रैक्ट भी मिल। हाँ, बेईमानी करने का कॉन्ट्रैक्ट तो सब करेंगे जहां रुपया इसके संदर्भ में कहा था। एक मिनट, आपको प्रधानमंत्री जी आपसे पूछा कि भाई तय कर लो कि कमजोर है, यही बात है नरेंद्र मोदी की। अरे भाई, यहाँ कमजोर है या यहाँ कमजोर है भारत या मजबूत है भारत? मानक मुझे बोलने का मौका दीजिए। मजबूत है तो उसमें तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। सुरेंद्र राजपूत को एक रिस्पॉन्स, उसके बाद नवल किशोर। भाई जवाब तो आपका बनता है ना।